Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 10th, Political Science, that is Pol Science या Civics जो भी कह सकते हैं. Chapter Federalism का टॉपिक लेकर आया हूँ. Features of Federalism and what exactly is Federalism. सुनने में बहुत आता है Federalism, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें, लेकिन एक्चुअली फेडरलिज्म होता क्या है? सिंपल भाषा में दोस्तों, फेडरलिज्म एक ऐसा स्टेट है, एक डेमोक्रेसी में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पावर डज नॉट रिमेन इन हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप. द पावर इज डिवाइडेड, द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड, और द पावर टू रूल ओवर अ कंट्री इज डिवाइडेड अमंग वन अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देयर आर वेरियस अदर यूनिट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स. अब ये एक तरीके से, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप जानते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह जो भी बनती, पंचायत वगैरह, वो सब रहते हैं. लेकिन मेन अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. इससे होता ये है कि सेंट्रल गवर्नेंस पूरे नेशन को कवर करके रखती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट्स के इश्यूज को बहुत बेहतर वे से सॉल्व कर पाती है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं. जवाहरलाल नेहरू ने ये सिस्टम इन्वेंट इसलिए करा था क्योंकि उनको पता था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करती रहेगी तो बड़े इश्यूज सच एज नेशनल इकोनॉमी, नेशनल डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे मेंटेन हो पाएंगे. वो उलझे रहेंगे छोटे छोटे स्टेट्स की ही परेशानियों में, समस्याओं में. सो दिस टू टियर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. एक वर्टिकल डिवीजन है पावर का, और ये अगर ओवरऑल देखें तो पावर शेयरिंग का ही एक पार्ट बन जाता है. नाउ इसमें डेमोक्रेसीज में यूजुअली अगर हम देखें तो फेडरलिज्म एक फेडरेशन के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं. सबसे पहले यहाँ पे कोई एक लेवल गवर्नेंस का नहीं रहता. यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा 3 लेवल के गवर्नेंस होते हैं. मतलब एक सिटीजन जो है एक कंट्री का, ही इज़ गवर्नड एट 2 और मोर देन 2 लेवल्स. पहले वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नेंस उसके ऊपर रहता है, और साथ ही साथ एक नेशनल गवर्नमेंट का भी गवर्नेंस उसके ऊपर है. इसको ना सिर्फ गवर्नेंस के तौर पे सीखिए, इसको आप ये भी सोच के रख सकते हैं दोस्तों कि एक जगह की उन्नति अगर करना है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, साथ ही साथ नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उस जगह के बारे में कंसर्न रख सकती है. एवरी लेवल इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो गवर्नेंस मिली है, गवर्नेंस करने की ताकत, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से वहाँ के किंग है या सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के किंग है. ये दोनों लेवल्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गवर्न रहते हैं. मतलब दे ऑल कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा आपको मेंटेन करके रखना है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन की केयर करने के लिए कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की केयर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट्स होती है, वो होती है. आपने सुना होगा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को. Why this thing slashes, Supreme Court slashes the central government and all? Why do these sort of things come into existence? Why do these headlines make into the paper? क्योंकि Constitution has got each and every right to go ahead and govern the action, govern the government and keep a close eye over the actions of the things, actions of them and things done by them. साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो कोई एक लेवल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके एक बिल पास करके एक लॉ नहीं बना सकता है. आपको बकायदा दोनों लेवल्स, स्टेट गवर्नेंस और सेंट्रल गवर्नेंस, दोनों लेवल्स की आपको एक हामी लेना पड़ती है, एक कंटेंट लेना पड़ता है आपको कि भाई यस वी आर कंसेंटिंग विथ व्हाट यू आर डूइंग. तभी आप कोई सा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो या कोई सा बिल पास करा सकते हो, और एल्स इट इज़ एथिकली रॉन्ग. साथ ही साथ जो अगर कभी किसी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल की गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स होते हैं, आई एम अवॉइडिंग, ट्राइंग टू अवॉइड द वर्ड यूज, यू नो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही बहुत इश्यूज चलते रहते हैं. व्हाट हैपेंस इज कि कभी कभी जब गवर्नेंस
एट द सेंट्रल लेवल और गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हाईएस्ट कोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ गॉट फुल पावर्स टू इंटरवीन. मतलब इट इज नॉट टू बी रिक्वेस्टेड तभी आएगी वो, नो, इट हैज़ गॉट द पावर्स टू इंटरवेन. वो खुद आके क्वेश्चन कर सकती है. हाईएस्ट कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट. इसके अंदर बहुत अच्छे से डिफाइंड भी रहता है कि भैया ये इश्यूज आप लोग सॉल्व करोगे, ये इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी. इश्यूज बांट दिए गए हैं. जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बहुत दूर की सोच थी, उन्होंने सोच लिया था. नाउ व्हाट कम्स नाउ इज, इसके अंदर इनकम सोर्सेज डिफाइंड रहते हैं फेडरलिज्म में. व्हाई इनकम सोर्सेज आर डिफाइंड? क्योंकि नहीं तो खींचातानी चलती रहेगी. हमको ये पैसा, स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए पैसा चाहिए. प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सब जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में. इनकम टैक्स, सेल्स, जीएसटी वगैरह, वो सब जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों लेवल इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं. पावर शेयरिंग की जाती है. इससे होता ये है कि एक नेशनल डाइवर्सिटी, जो रीजनल डाइवर्सिटी है ना, वो तो रहेगी. हर स्टेट की खुद की कुछ कल्चर होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है दोस्तों जिसके थ्रू वो एडवांसमेंट करते हैं. वो डाइवर्सिटी मेंटेन्ड रहती है, लेकिन साथ ही साथ एक नेशनल यूनिटी इंटीग्रेटेड रहती है. सो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है. कुडोस टू आवर नेशन मेकर्स दैट दे हैड गॉन अहेड एंड प्लान्ड सच थिंग. एक्चुअली फेडरलिज्म, मैंने बताया ना, पावर शेयरिंग का एक पार्ट है, बट इट इज द वेरी सोल ऑफ पावर शेयरिंग. So I guess now you must have got the clearance of what the topic is about. कभी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं. फिर भी डाउट्स रह गए तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ स्टडी हार्ड बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग. बाय बाय.